हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन बायोलॉजी। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। साथियों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो पीजी लेवल का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड ये पार्ट दिया गया है। सेकंड टॉपिक आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रामसर साइट एंड वेटलैंड्स ऑफ राजस्थान। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, रामसर साइट्स किसे कहा जाता है, उसके साथ में ही राजस्थान के अंदर कितने वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक एक को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, वहाँ के फ्लोरा और फोना की स्टडी करेंगे और उसके साथ में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कहते किसे हैं। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो वेटलैंड्स ऐसे इकोसिस्टम हैं जहाँ की भूमि पूरे वर्ष या साल के कुछ महत्वपूर्ण महीनों के अंदर पानी से ढकी रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन और पानी के मिलन का ऐसा क्षेत्र जहाँ उथला पानी जमा रहता है। यानी वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ज़मीन का कुछ भाग है, जैसे ज़मीन का कुछ भाग, ज़मीन और पानी, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, इकोटोन जिसे आप बोल सकते हैं, वो जो इकोटोन जो है, जो ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पर दलदली क्षेत्र उपस्थित है, तालाब और झीलों के किनारे वाला जो भाग, उसे हम कहते हैं वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि। ये वेटलैंड्स को बचाना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इनको कंजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इनको कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वेटलैंड्स जो होते हैं, एक तो सबसे पहला ये काम करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन का। ये वाटर प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। वेटलैंड्स पानी के अंदर मौजूद जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं और जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको सोख लेते हैं, जिसकी वजह से नदियों और झीलों में पहुंचने वाला जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से साफ हो जाता है। तो पानी को नेचुरली फिल्टर करने का काम कौन करते हैं, नेचुरली प्योरीफाई करने का काम कौन करते हैं, वेटलैंड्स करते हैं। इसलिए बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। नंबर 2 पर ये बाढ़ नियंत्रण का काम करते हैं। यानी जो फ्लड्स है उसके कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। भारी बारिश के दौरान ये वेटलैंड्स से अतिरिक्त जो पानी होता है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। इनके जो पौधे होते हैं वो तेज़ लहरों और पानी के बहाव को धीमा करके नदी के किनारों और तट रेखाओं को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए तटीय सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया कि बाढ़ नियंत्रण का काम करते हैं और तटीय सुरक्षा का काम करते हैं। तीसरा, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करते हैं, यानी भूजल स्तर को ये बढ़ाने का काम करते हैं। सूखे के मौसम में या पानी की जब कमी होने पर वेटलैंड्स के अंदर पानी जो है वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जो है रिसता रहता है, जिससे इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसका जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो वहाँ पर बना रहता है, या ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर अपन करें कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन यहाँ पर प्रेजेंट है। और आपको अच्छे से पता है, इकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो ट्रांजिशनल जोन जो होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। तो यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर मिट्टी और वनस्पतियों में जमा कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन करने की वजह से ये वाटर प्योरीफिकेशन करते हैं, फ्लड कंट्रोल करने का काम करते हैं, इरोजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर सोख लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम करते हैं। तो इतनी कारणों की वजह से ये वेटलैंड्स जो है इनको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं फंक्शंस की वजह से इन वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किडनीज ऑफ अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको सोख कर ये वाटर प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। और उसी तरीके से इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होते हैं और उसके साथ में ही न्यूट्रिएंट रिच एरिया भी ये माने जाते हैं। तो इतने सब बेनिफिट्स होने की वजह से हमें इन वेटलैंड्स को कंजर्व करना अति
अति आवश्यक हो गया। तो इनको कंजर्व करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इसकी बात अगर करें तो वेटलैंड्स को तेजी से खत्म होने के कारण पूरी दुनिया इनके संरक्षण के लिए एक रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। इसके तहत दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण वेटलैंड्स होते हैं इनको रामसर साइट घोषित करके उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर अपन बात करें तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर में यूनेस्को के तत्वाधान के अंदर इसको अपनाया गया। यूनेस्को के तत्वाधान में इसको अपनाया गया था कब? 1971 में। ये डेट याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1975 में इसको लागू किया गया। सबसे पहले अपने यूनेस्को के तत्वाधान में कब अपनाया गया? 1971 में। लागू कब किया गया? 1975 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स हैं इनको कंजर्व करना। क्यों कंजर्व करना, वो सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए यूनेस्को के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। 1971 में यूनेस्को के तत्वाधान में ईरान के रामसर शहर में ये संधि होती है। इसी संधि को के जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको 1975 में लागू कर दिया जाता है। भारत में कब लागू होता है? भारत में 1 फरवरी 1982 को भारत में रामसर कन्वेंशन को लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट घोषित किया गया। उनको कौन सी साइट घोषित किया गया? रामसर साइट घोषित किया गया। अगर अपन थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर और डिस्कस करें कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो किसकी हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है यूनाइटेड किंगडम की है, जिसमें 175 रामसर स्थल शामिल किए गए। नंबर 2 पर आते हैं मैक्सिको, नंबर 3 पर नाम आता है भारत। भारत का रामसर साइट के मामले में तीसरा स्थान है, जिसमें 99 अभी वर्तमान तक 99 रामसर साइट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अगर अपन बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो उसका नाम है पेंटानल। दक्षिण अमेरिका की एक रामसर साइट है पेंटानल, जो विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है साथियों? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी रामसर साइट भारत की है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु की। वहीं सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य भारत में कौन सा है? तमिलनाडु, जिसमें वर्तमान में 20 रामसर साइट प्रेजेंट है। कितने रामसर साइट हैं? 20। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों ही, साथियों इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करें कि राजस्थान के अंदर राजस्थान जो मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क राज्य है, फिर भी यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ये वेटलैंड्स जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। सेंट्रल जो एशियन फ्लाईवे है वहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से साइबेरिया, मंगोलिया, रूस और मध्य एशिया के जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से वेटलैंड्स जो है उनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहला वेटलैंड का नाम आता है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर में है। 1981 में इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया। नंबर 2 पर नाम आता है हमारा सांबर झील। सांबर झील जयपुर और नागौर में 1990 के अंदर इसे वेटलैंड का दर्जा दिया, इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और 2025 में 3 और नए वेटलैंड बनाए गए, जिनमें नंबर 3 नंबर पर नाम आता है खींचन वेटलैंड फलोदी, 2025 में बनाया गया। और फिर उसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदयपुर में है, 2025 में बनाया गया। और 5वें नंबर पर नाम आता है अभी हाल ही में बनाया गया सिलीसेड झील अलवर में, 2025 में इसको वेटलैंड का इस वेटलैंड को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में राजस्थान में 5 वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहला है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरा है सांबर लेक, तीसरा है खींचन वेटलैंड फलोदी, और चौथा है हमारा मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर, और पांचवा नाम जो है वो सिलीसेड झील अलवर। तो 5 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक एक के बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर है, घोषणा की गई 1981 के अंदर। सांबर झील जयपुर और नागौर से संबंध रखती है। सांबर झील ये 1990 में इसको घोषणा की गई। खींचन वेटलैंड फलोदी जोधपुर में, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर में, और सिलीसेड झील जो है सिलीसेड झील अलवर के अंदर। ये तीनों जो हैं, इन तीनों की घोषणा कब की गई? इन तीनों की घोषणा की गई 2025 में।
इन तीनों की घोषणा 2025 में की गई, सांबर झील की 1990 में की गई और केवलादेव जो है वो 1981 में इसकी घोषणा की जाती है। तो साथियों इनके ईयर और ये जो पांचों रामसर साइट है इनको अपने को याद रखना है, यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक-एक नेशनल पार्क या एक-एक अगर अपन रामसर साइट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो रामसर साइट हमारे पास आती है उसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, भरतपुर के अंदर स्थित है। इसे हेवन ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी या घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये एक आर्द्र भूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। 1981 के अंदर खास बात याद रखनी साथियों कि 1981 में चिल्का झील जो उड़ीसा है, उड़ीसा की चिल्का झील के साथ में केवलादेव नेशनल पार्क को भारत के पहले रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के अंदर पहला जो रामसर साइट बनाए गए, दो पहले रामसर साइट भारत में बनाए गए 1981 में उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में अगले स्टेटमेंट की बात करें तो गंभीर और बाणगंगा जो दो नदियां हैं वो नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची या वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर भी इसको शामिल किया गया है और ये शामिल कब किया गया? 1985 में किया गया है। 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल किया गया। ये अपनी समृद्ध पक्षी विविधता, जल पक्षी विविधता और कछुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, यह उद्यान पक्षियों की 365 से अधिक प्रजातियों का घर है। कई कछुआ प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कछुआ प्रजातियों का जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कछुआ प्रजातियां यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्षेत्रफल की बात करूँ तो लगभग 2873 हेक्टेयर का क्षेत्रफल ये इस नेशनल पार्क का, इस रामसर साइट का है। पहले यह भरतपुर के महाराजा का जो डक शूटिंग रिजर्व हुआ करता था। ब्रिटिश काल में कई शिकार प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती थी। बाद में इसको बर्ड सेंचुरी बना दिया गया। बर्ड सेंचुरी के बाद में इसको क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसको याद रखना है कि 1990 में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यहाँ की इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने की वजह से 1990 में केवलादेव नेशनल पार्क को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव जो रामसर साइट है उसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्या होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, आगे अपन डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है, 1990 में किया गया। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में और थोड़ी बातें अगर मैं करूं तो यहाँ के जो फोना है, विश्व प्रसिद्ध जो प्रवासी पक्षी यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आता है, पेंटेड स्टॉर्क, स्पूनबिल, आइबिस, डक, पेलिकन, ये सब यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो है माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य की बात अगर करूँ तो सांबर, नेवला, सियार, नीलगाय, कछुआ, सांप, ये सब भी यहाँ पर फोना के रूप में आपको देखने के लिए मिलती हैं। खास बात याद रखनी है साथियों कि केवलादेव नेशनल पार्क में पाई जाने वाली जो कछुआ प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं, उनकी बात अगर मैं करूं तो सुनना। सबसे पहली जो कछुआ प्रजाति उसका नाम है इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल। इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल इसलिए अपने को याद रखना है कि IUCN जो रेड डाटा जो लिस्ट है उसके अंदर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी विलुप्ति के कगार पर ये स्पीसीज है और ये हमें केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव रामसर साइट में देखने के लिए मिलती है। जलीय जंतु तथा पादपों का भक्षण कर वाटर हेल्थ को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके साथ में प्राकृतिक जल निकायों को शुद्ध करने में भी सक्रिय होते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में भी ये मदद करते हैं। कौन? इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल या जो टर्टल्स की जो स्पीसीज है। इसके अलावा दूसरी जो स्पीसीज पाई जाती है वो क्राउन्ड रिवर टर्टल, इसके अलावा इंडियन फ्लैश शेल टर्टल, इंडियन टेंट टर्टल और इंडियन स्टार टर्टल, ये कुछ जातियां हैं। 5 प्रमुख जातियां हैं इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, क्राउन्ड रिवर टर्टल, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, इंडियन टेंट टर्टल और इंडियन स्टार टर्टल। ये 5 जातियां जो हैं कछुओं की जो कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं हमें? रामसर साइट, केवलादेव जो रामसर साइट है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। साइबेरियन क्रेन के बारे में अगर थोड़ी सी बातें करें कि साइबेरियन जो क्रेन है, ये फोटो आपको साइबेरियन क्रेन का दिख रहा है। साइबेरियन क्रेन जो है इसका जूलॉजिकल नाम याद रखना, ग्रुस ल्यूकोजिरेनस। ग्रुस ल्यूकोजिरेनस इसका जूलॉजिकल नाम है।
साइबेरिया रूस में स्थित है, और तो वहाँ से पलायन करके प्रजनन हेतु सर्दियों के मौसम में ये केवलादेव नेशनल पार्क आता है। IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर ये थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल है, थ्रेटेंड स्पीसीज में इसको शामिल किया गया है। तो खास बात याद रखना, एक तो थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल है और इसके अलावा ग्रुस ल्यूकोजरेनेस इसका जूलॉजिकल नेम है। तो यहाँ पर हम अभी हमने बात की केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव रामसर साइट के बारे में। दूसरी रामसर साइट के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी रामसर साइट का नाम है सांबर झील। साथियों, सांबर झील की अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई अंडाकार आकार की ये झील है और रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त झील है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त झील है। रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो 23 मार्च 1990 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है। जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है। देश का 8 से 10% नमक उत्पादन यहाँ से किया जाता है। क्षेत्रफल की बात करूँ तो 24,000 हेक्टेयर, एरिया 190 से 230 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसमें। अक्टूबर से मार्च के मध्य झील पर कई प्रवासी पक्षी आते हैं। जनवरी में यहाँ पर पक्षियों की गणना की जाती है। तो पक्षियों की गणना कब करेंगे? जनवरी में यहाँ पर पक्षियों की गणना होती है। जनवरी 2023 में 1 लाख से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स को यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि जनवरी 2024 में मात्र 7,000 के लगभग था। तो ये कुछ सांबर झील के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जो प्रमुख जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज हैं उनकी बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहला और सबसे फेमस जो माइग्रेटरी बर्ड है वो है फ्लेमिंगो। ये फ्लेमिंगो की फ़ोटो आप देख सकते हैं। फ्लेमिंगो यहाँ पर सर्दियों में हज़ारों फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं। फ्लेमिंगो की 2 स्पीसीज़ प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलती हैं। एक का नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो और दूसरे का नाम है लेसर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है इसका वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखना साथियों, फोनिकोप्टेरस रोजियस, फोनिकोप्टेरस रोजियस। और लेसर फ्लेमिंगो का नाम है फोनिकोनियस माइनर। ये दोनों वैज्ञानिक नाम अपने को ध्यान रखने हैं। IUCN की रेड डाटा बुक के अंदर है जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, जो गुजरात का राज्य पक्षी है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, कम चिंता के विषय वाले कैटेगरी में इसको रखा गया है। जबकि लेसर फ्लेमिंगो जो है वो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज में इसको रखा गया है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो फ्लेमिंगो जो है ये इनका आहार क्या होता है? तो ये स्पाइरुलिना, एल्गी, माइक्रो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो पक्षी हैं जो आपको सांबर झील में देखने के लिए मिलेंगे उनकी बात अगर करूँ तो नॉर्दर्न शोवेलर, इस पंचक्की जिसको अपन बोलते हैं, ग्रीन विंग्ड टील, डक, पेलिकन, स्टॉर्क और सैंडपाइपर, ये सब भी आपको एक माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज के रूप में या जो बर्ड्स के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पर? सांबर झील में। इसके आगे साथियों डिस्कस करते हैं अपन तीसरा जो वेटलैंड है राजस्थान का, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया 2025 में, और वो है खींचन वेटलैंड फलोदी। बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है खींचन वेटलैंड फलोदी। ये थार मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। रामसर साइट का दर्जा 2025 में दिया गया। लगभग 54.2 हेक्टेयर का टोटल एरिया है और जैसलमेर शहर से 150 किलोमीटर दूर खींचन गांव में स्थित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है साथियों कि यहाँ पर 2 वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं। एक का नाम है रातानी और दूसरा का नाम है विजय सागर तालाब। यहाँ का जो प्रमुख माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है उसका नाम है कुर्जा। कुर्जा यहाँ पर प्रमुख माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है। डोमिसाइल क्रेन जिसको अपन बोलते हैं, जूलॉजिकल नाम याद रखना ग्रुस विर्गो। ग्रुस विर्गो यहाँ का क्या है? जूलॉजिकल नाम, उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, IUCN की बात अगर हम करूँ तो IUCN के अंदर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रहते हैं। कुर्जा की खास बात है कि हमेशा ये जोड़े में अंदर जीवन यापन करते हैं और एक शानदार कर्टशिप डांस परफॉर्म करते हैं। खींचन विश्व भर में कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रति वर्ष 20,000 से 22,000 जो ये डोमिसाइल क्रेन जो है वो खींचन गांव के अंदर आती हैं। ये दक्षिण पूर्व यूरोप, ब्लैक सी, पोलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया से अगस्त से मार्च के बीच में खींचन गांव में आती हैं। तो ये याद रखना भाई कुर्जा पक्षी। तो ये कुर्जा पक्षी का एक चित्र भी दिया गया, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। कुर्जा पक्षी या डोमिसाइल क्रेन ग्रुस विर्गो के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रुस विर्गो। तो ये खींचन वेटलैंड का एक प्रमुख माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है। अगली बात अगर अपन करें, अगला जो हमारा वेटलैंड है रामसर साइट है वो है मैनार वेटलैंड।
उदयपुर। मैनार वेटलैंड उदयपुर को भी रामसर साइट का दर्जा 2025 में दिया गया। इसे बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 463.4 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। ये वर्षा आधारित ताजे मीठे जल का क्षेत्र माना जाता है। इस वेटलैंड के अंदर 3 तालाब प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना, 3 तालाबों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है धंध तालाब, ब्रह्म तालाब और खाका तालाब। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस वेटलैंड या रामसर साइट में धंध तालाब, ब्रह्म तालाब या खाका तालाब स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैनार वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसको 2025 में इसकी घोषणा की गई। यहाँ की अगर मैं फोना की बात करूँ तो IUCN के क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर यहाँ पर वल्चर जो है, जो वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर हैं, वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर हैं, ये दोनों वल्चर क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल हैं और ये मैनार वेटलैंड पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस प्रेजेंट है, जो यहाँ पर आम के वृक्षों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। खास बात क्या है इस वेटलैंड की? इस वेटलैंड की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पीपल प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, यानी लोगों के द्वारा ही इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कम्युनिटी कंजर्वेशन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है मैनार वेटलैंड। गांव वालों ने ही यहाँ पर शिकार के ऊपर रोक लगाई और वे स्वयं बर्ड की मॉनिटरिंग करते हैं। कंजर्वेशन फेस्टिवल्स यहाँ पर आयोजित होते हैं। राजस्थान सरकार ने इसे बर्ड विलेज घोषित किया। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी इसको पहचान मिली है। तो ये बहुत खास बातें अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख जो फोना है उनका नाम याद रखना, वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, और दोनों ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में इनको शामिल किया गया। तो ये याद रखना मैनार वेटलैंड। मैनार वेटलैंड के बाद में अगली जो रामसर साइट है वो है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर वेटलैंड है। इसे 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक और मानव निर्मित मैन मेड वेटलैंड का एक मिश्रित वेटलैंड इकोसिस्टम है। सिलीसेट झील के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण 1845 के अंदर अलवर के जो महाराजा विनय सिंह हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1845 के अंदर। ठीक है, तो ये सामान्य कुछ बातें हैं जो अपने को सिलीसेट झील के बारे में ध्यान रखनी है। सिलीसेट झील के बारे में बातें कंप्लीट होने के बाद अगर अपन बात करें तो ये टोटल 5 रामसर साइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5 रामसर साइट के ऊपर बात करने के बाद अगली अपन बात करते हैं कि राजस्थान में और कौन से वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं। अगर अपन इनका एक छोटा सा वर्गीकरण देखना चाहें तो इनके वर्गीकरण की बात अपन कर सकते हैं कि इनको 5 तरीके से इनका क्या कर सकते हैं, अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है फ्रेश वाटर वेटलैंड, दूसरा है सैलाइन वेटलैंड, तीसरा है डेजर्ट वेटलैंड, चौथा है रिजर्वोयर या मैनमेड वेटलैंड और पांचवा है रिवराइन वेटलैंड। जो फ्रेश वाटर वेटलैंड है उनमें कौन कौन से वेटलैंड्स को रखा गया है उनकी बात अगर करूं तो सबसे पहले नाम आता है केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर का, सिलीसेट झील अलवर, चंदलाई झील जयपुर, आना सागर झील अजमेर और राजसमंद जो झील है वो राजसमंद में स्थित है। तो ये जो टोटल जो वेटलैंड्स हैं ये फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं। वहीं अगर मैं सैलाइन वेटलैंड्स के बारे में बात करूं तो ये सांबर झील जयपुर नागौर वाली, पचपदरा झील बाड़मेर, डीडवाना झील नागौर, लूणकरणसर झील बीकानेर और कुचामन लेक नागौर, ये सारे के सारे जो है वो सैलाइन वेटलैंड में रखे गए हैं। साथ ही इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है वर्गीकरण का, बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर वेटलैंड, सैलाइन वेटलैंड्स और डेजर्ट वेटलैंड या रिवराइन वेटलैंड, इस तरीके से 4 नाम देके और मैचिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। डेजर्ट वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो डेजर्ट वेटलैंड में नाम आता है खींचन वेटलैंड और ताल छापर वेटलैंड। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्वायर या मैनमेड वेटलैंड के बारे में तो जवाई बांध, ठीक है, बीसलपुर रिजर्वायर, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, कोटा बैराज वेटलैंड कोटा, ये सारे के सारे जो है रिजर्वायर हैं और मैन मेड वेटलैंड ये हैं। रिवराइन वेटलैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो चंबल रिवर वेटलैंड, बनास रिवर वेटलैंड, लूनी रिवर वेटलैंड और माही रिवर वेटलैंड, ये प्रमुख जो वेटलैंड्स हैं ये रिवराइन वेटलैंड हैं, यानी नदियों की वजह से बने हुए वेटलैंड्स हैं। तो इनके बारे में अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके आगे अगर अपन बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड।
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या साथियों? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक ऐसी सूची है जिसमें उन रामसर वेटलैंड्स को शामिल किया गया है जिनकी इकोलॉजिकल कंडीशन खराब हो रही है या भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। यह सूची रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही बनाई गई। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही एक सूची बनाई गई, एक अलग से रजिस्टर बनाया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड में उन रामसर साइट को रखा जाता है जिनकी इकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और भविष्य में वो खतरे में पड़ सकती है। तो इस प्रकार के जो रामसर साइट है उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए कोई भी जो रामसर साइट है वो यदि उसके अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, मानव हस्तक्षेप हो रहा हो, पानी की वहाँ पर कमी हो रही हो या फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा हो और उसके साथ में ही अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण वहाँ पर नुकसान हो रहा हो, तो इस प्रकार की कंडीशन अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो उस रामसर साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है और उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उसको शामिल कर लिया जाता है ताकि उस वेटलैंड के ऊपर विशेष इंटरनेशनल अटेंशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स उसके ऊपर किए जा सके। तो ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में और थोड़ी बातें अपन करें कि इसकी जो शुरुआत है 1990 में इसकी शुरुआत होती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स एक शहर है स्विट्जरलैंड का जहाँ पर कोप मीटिंग हुई। उस कोप मीटिंग के दौरान ये इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को शामिल किया गया। यह रामसर साइट का ही भाग है। इसका उद्देश्य एंडेंजर्ड जो वेटलैंड्स हैं उनके प्रोटेक्शन और उनको रीस्टोर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत के जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो साइट्स हैं, 2 वेटलैंड्स को इसमें शामिल किया गया है भारत के अंदर। एक केवलादेव नेशनल पार्क है और दूसरा है लोकटक झील। केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील राजस्थान का एकमात्र रामसर साइट है, केवलादेव रामसर साइट है, जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट अपने को ध्यान रखना है कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में था लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स के सफल होने के बाद 2002 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। रामसर साइट है क्या, वेटलैंड्स क्या है, इनको डिटेल में हमने डिस्कस किया। राजस्थान की जो टोटल 5 जो रामसर साइट है उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके साथ में ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को हमने डिस्कस किया। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको प्रॉपर आप नोट्स बना के इनको तैयार कर लें। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और डिवाइन बायोलॉजी के साथ जुड़े रहें। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं और लगातार डिवाइन बायोलॉजी के साथ जुड़े रहें। थैंक